अच्छा बेटे, हम लोगों ने अपनी क्लासेस के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बर्ड्स तक पढ़ लिया था। और उसके बाद अब हमारे पास इस चैप्टर में जो पोर्शन आता है वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। तो अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, कुछ बेसिक अभी बता देता हूँ, फिर अभी आगे स्लाइड्स में और भी आएंगी चीज़ें आगे वीडियो के अंदर। तो देखें, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो मेजर ऑर्गन्स हैं जो रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, तो वो जो है वो हमारे पास लंग्स हैं। ठीक है। लंग्स के अंदर एल्वेलाई होते हैं, जो कि आपको यहाँ पे कुछ बॉल्स के क्लस्टर्स नज़र आ रहे हैं, उनके एल्वेलाई डक्ट होती है, एल्वेलर डक्ट होती है, और उसके अंदर लगे हुए होते हैं एल्वेलाई, बिल्कुल जैसे अंगूर लगे हुए होते हैं, स्टेफल ऑफ ग्रेप्स कहलाते हैं वो, बंचेस ऑफ ग्रेप्स कहलाते हैं वो। तो उसी तरह से एल्वेलाई लगे हुए होते हैं, उनके ऊपर ब्लड वेसल्स होती हैं। तो एयर अंदर एल्वेल्स के अंदर आती है, वो एयर जो बाहर से आ रही है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, और जो ब्लड एल्वेलस की वॉल्स में ब्लड वेसल्स के अंदर कैपिलरीज के अंदर घूम रहा होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा और ऑक्सीजन कम होती है, और वहाँ पे फिर गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म हो जाता है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आपको इसके अंदर वो भी रिकॉल करना होगा जो हमने क्लासेस के दौरान पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। एक रेस्पिरेटरी सरफेस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि वो एक बेहतरीन रेस्पिरेटरी सरफेस बने। तो इट हैज़ टू बी थिन, मॉइस्ट, रिच ब्लड सप्लाई, ये तमाम चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो वो तमाम चीज़ें एल्वेलस के अंदर पाई जाती है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन अगर पूछेंगे तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स हैं, और रेस्पिरेटरी सरफेस अगर पूछेंगे तो वो एल्वेला है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और जो पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये अभी मैं आपको अगले इसी के अंदर ही वीडियो के अंदर अगले पार्ट में दिखा दूंगा कि रेस्पिरेटरी पैसेज होता है हमारे पास, पैसेज ऑफ एयर होता है। उसके अंदर आपको पूरा नेजल पैसेज नज़र आ रहा है, फिर ट्रैकिया है, लेरिंग्स है उसी के ऊपर, फिर आगे डिवाइड हो रहा है ब्रोंकाई के अंदर जो कि लंग्स में जा रहे हैं। कुछ चीज़ें इसको जो सराउंड कर रही हैं, उसके अंदर रिब्स हैं, नीचे डायफ्राम है, रिब्स के सामने एक बोन होती है, उसका नाम होता है स्टर्नम, जो हमारे हार्ट के बिल्कुल फ्रंट पे होती है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है यहाँ पे जो एयर पैसेज है वो तो अच्छा खासा बड़ा है, यानी कि उसके अंदर नेज़ल पैसेज भी आ जाता है, उसके अंदर फिर फेरिंक्स भी आता है जिसको हम थ्रोट कहते हैं। उसके अलावा लेरिंक्स और ट्रैकिया भी आता है, फिर ब्रोंका है, फिर ब्रोंका की फर्दर ब्रांचेस बनती है। ब्रोंका उस पार्ट को बोलते हैं जहाँ पे ट्रैकिया डिवाइड हो रहा हो एक एक लंग में जाने के लिए। ठीक है। और फिर वो फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होता है, उनको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, फिर वो फर्दर डिवाइड होते हैं, वो स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स कहलाते हैं। उसके बाद फिर वो एंड होते हैं तो टर्मिनल ब्रोंकाई कहलाते हैं, जो कि एल्विलर डक्ट्स में एंड हो रहे होते हैं, और फिर एंड में एल्विला लगे लगे हुए होते हैं। तो एयर इन सारे पैसेज से गुजरते हुए एल्विलस तक जाती है, गैस एक्सचेंज परफॉर्म होता है, फिर हम एक्सेल करके बाहर निकालते हैं। ठीक है बेटा, ये है हमारे पास एयर पैसेज, पैसेज ऑफ एयर भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास एक्सटर्नल लेयर्स जो कि नोस्ट्रल्स कहलाते हैं, फिर नेजल कैविटी है जहाँ पे नेजल हेयर मौजूद होते हैं एयर को फिल्टर करने के लिए, क्योंकि जैसे हवा में हम सांस ले रहे हैं बेटा, उसमें डस्ट पार्टिकल्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। उसके बाद यकीनन ये नेजल कैविटी है, ये कहीं जाके एंड भी होती होगी, तो ये बिल्कुल फेरिंग्स के पास एंड होती है, उन ओपनिंग्स को बोलते हैं इंटरनल लेयर्स। और फेरिंग्स में जब एयर आ जाती है तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे खाना भी आता है, जहाँ पे हवा भी आती है। ये जो है इट इज़ अ कॉमन पाथवे फॉर फूड एज वेल एज एयर। फिर यहाँ पे फिर डिवीजन होती है कि एयर रेस्पिरेटरी पैसेज में जाती है और खाना जो है वो डाइजेस्टिव पैसेज में एसोफेगस में चला जाता है। ठीक है। जो रेस्पिरेटरी पैसेज का पहला पार्ट है वो एक कार्टिलेज के बना हुआ बॉक्स होता है जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। लेरिंग्स उसका नाम होता है, और उसके अंदर वोकल कॉर्ड्स मौजूद होती हैं जिनकी वाइब्रेशन से आवाज़ पैदा होती है, और फिर हम जो है अपनी ज़बान और मुंह की हरकत से उस आवाज़ को अल्फाज की शक्ल बना के बाहर निकालते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर ट्रैकिया, ब्रोंका, ब्रोंक्यूल, इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो सिंगल पैसेज है वो ट्रैकिया है, एसोफेगस के सामने रन कर रहा होता है। फिर ये स्टर्नम के पास हार्ट के सामने ये डिवाइड हो जाता है दो ब्रांचेस में जिनको ब्रोंकाई बोलते हैं, एक एक लंग्स में जा रहा है, दूसरे दूसरे लंग में जा रहा है, और फिर ये फर्दर डिवाइड होते हैं ब्रोंक्यूल्स, और फिर इनकी फर्दर ब्रांचिंग होते रहती है। ठीक है। ये जो तमाम ब्रांचेस हैं ट्रैकिया, ब्रोंका, ब्रोंक्यूल, इनके बारे में तीन चीज़ें कॉमन है कि इनकी वॉल्स जो है उन पे म्यूकस मौजूद होता है, ये सीलिएटेड होती हैं, और इसके अलावा इनके ऊपर एक कार्टिलेज की रिंग्स पाई जाती हैं जो कि इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं। सामने से तो रिंग होता है, पीछे से वो नहीं होता, सी शेप्ड होते हैं ये। ठीक है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे क्योंकि चिपकी भी होती है ट्रैकिया, ब्रोंका, ब्रोंक्यूल की वॉल्स, वॉल्स तो नरम सी होती हैं, लेकिन इस हार्ड कार्टिलेज से जब वो चिपकी भी होती हैं तो वॉल्स आपस में कोलैप्स नहीं हो सकती, कभी भी वो रास्ता बंद नहीं हो सकता, हमेशा खुला रहता है, क्योंकि एयर की मूवमेंट के लिए रास्ता खुला हुआ होना ज़रूरी है। एंड में वो एयर फिर एल्वेलस में चली जाती है। एल्वेलस के अंदर भी जो है वो, यहाँ पे मैंने आपको दो डायग्राम्स के अंदर दिखाया भी है कि किस तरह से एल्वेलाई की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ब्लड सप्लाई किस तरह से आ रही है। एल्वेलस अंदर से एक लिक्विड से लाइंड होता है, उसे म्यूकस नहीं कहते, उसे सरफेक्टेंट कहते हैं। ठीक है। उसके गिर्द कैपिलरी आ रही है जिससे गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म हो रहा है, और एल्वेलस जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है बेटा, अब हम बात कर लेते हैं ब्रीदिंग मैकेनिज्म की। आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, उसके अंदर जो है वो
ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अलॉन्ग विद द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ये दिया हुआ होता है। याद रखिएगा बेटा, ह्यूमंस में जो ब्रीदिंग होती है वो नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग कहलाती है। इसका ऑपोजिट आपने फ्रॉग में पढ़ा था जो कि पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग थी। पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग के अंदर हवा लंग्स के अंदर भरी जाती है और लंग्स इन्फ्लेट कर जाते हैं, फूल जाते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं होता, हमारे पास लंग्स फुलाए जाते हैं तो हवा सक करके अंदर आ जाती है। ठीक है बेटा, तो हमें बेसिकली अपनी थोरेसिक कैविटी को एक्सपांड करना होता है। थोरेसिक कैविटी को एक्सपांड करने का क्या तरीका है? उसके लिए तीन चीज़ों की मूवमेंट को हमें पढ़ना होता है। डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल्स। डायफ्राम जो होता है वो लंग्स के नीचे लोकेटेड होता है, ये हमारी थोरेसिक कैविटी को अलग कर रहा होता है एब्डोमिनल कैविटी से। ठीक है, लंग्स से बिल्कुल नीचे एक पूरा फ्लोर है जो कि डायफ्राम कहलाता है। ये डोम शेप्ड होता है वैसे रिलैक्स स्टेट में, और फ्लैटन हो जाता है जब हम इनहेल करते हैं। यानी कि डोम शेप मतलब थोड़ा सा गुंबद के शेप का होता है, कर्व हुआ हुआ होता है। और जब हम इनहेल करते हैं तो ये फ्लैट हो जाता है, तो ये वर्टिकल एक्सपेंशन होती है। ठीक है, तो अब ज़रा इनकी मूवमेंट्स भी समझेंगे और साथ साथ इंटरकोस्टल्स के बारे में बता दूं। देखो बेटा, कोस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं रिब्स के लिए। इंटरकोस्टल्स वो मसल्स होंगे यकीनन जो रिब्स के दरमियान हो। ये दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल्स। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स की लोकेशन, सिचुएशन, ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से होती है कि इनके कॉन्ट्रैक्ट करने से हमारी रिब्स ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ मूव करती हैं। यानी कि थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड होगी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स की कॉन्ट्रैक्शन से। और इंटरनल कोस्टल्स अंदर की तरफ लोकेटेड इस तरह से होते हैं कि इनकी कॉन्ट्रैक्शन से रिब्स खिंच के वापस अंदर की तरफ बंद होना शुरू हो जाती हैं, नीचे की तरफ होना शुरू हो जाती है। यानी कि जो थोरेसिक कैविटी है वो कंप्रेस होना शुरू हो जाती है। अब ये तमाम चीज़ें आपको पता लग गई तो आप इजीली इनकी मूवमेंट्स बता सकते हैं कि इनहेल करते हुए क्या मूवमेंट्स होंगी और एक्सहेल करते हुए क्या मूवमेंट्स होंगी, जो कि यहाँ मैंने एक टेबल बना के आपको बता भी दिए हैं। जब हम इनहेल करेंगे, इनहेल करने के लिए, इंस्पिरेशन करने के लिए डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इंटरनल इंटरकोस्टल रिलैक्स होंगे। लेकिन जब हम एक्सहेल करेंगे, एक्सपायर करेंगे, तो उसके अंदर डायफ्राम रिलैक्स होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स भी रिलैक्स होंगे और इंटरनल इंटरकोस्टल सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ने के बाद हमारे पास ये कुछ कंपैरिजन है इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर के दरमियान। इससे आपको समझ में आएगा क्या क्या चीज़ें हमारे पास से बाहर जा रही होती हैं और क्या क्या चीज़ें हम अपने पास रिटेन कर रहे होते हैं, अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन देख लेते हैं। इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है, एक्सहेल्ड एयर में कम है। कितना डिफरेंस है? 5% का। सिर्फ 5% हम हर सांस में ऑक्सीजन को अपने पास एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है बेटा, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% थी जब एयर अंदर आई थी, और जब बाहर गई तो 0.4% हो गई। यानी कि 0.36% का इजाफा हो गया। ये वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन की वजह से प्रोड्यूस हुई। ठीक है, इसको एक्सेल आउट करके निकाल दिया। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो इनहेल में भी 78 है, एक्सेल में भी 78 है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन हमारे पास एयर से एब्जॉर्ब नहीं होती, नाइट्रोजन गैस हमारे पास एब्जॉर्ब नहीं होती, किसी काम की नहीं है हमारे पास। ठीक है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता, स्पेशली इंसान तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, टेम्परेचर इनहेल्ड एयर का कम है, एक्सहेल्ड का ज़्यादा है। मॉइस्चर इनहेल्ड एयर का कम है, एक्सहेल्ड का ज़्यादा है। क्यों भाई? क्योंकि बॉडी हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, उसके अलावा बॉडी में जो मॉइस्चर है, फिर हवा जो बाहर निकल रही होती है बेटा, उसके अंदर वो बहुत सारे म्यूकस से होती हुई बाहर जा रही होती है ना, तो उसमें से बहुत सारा मॉइस्चर कंटेंट भी बाहर निकल रहा होता है। तो breathing is also playing a little role in maintaining body temperature in releasing body heat। ठीक है बेटा, अच्छा इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आता है लंग कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम्स का, और इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है। कोई आपने ग्राफ प्लॉट नहीं करना होता है, तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बना के दिखाया है। ठीक है, आपको इसको ड्रॉ नहीं करना, आपने सिर्फ शॉर्ट नोट लिखना है। सारी जो वैल्यू साइड पे लिखी हुई है, वैल्यूज आपको याद रखनी है। देखिए बेटा, एक नॉर्मल बंदे की एवरेज लंग कैपेसिटी, जो टोटल कैपेसिटी है लंग्स के अंदर, वो कितनी होती है? वो होती है 5000 ml, यानी कि 5 लीटर्स। ये है टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, उसके अलावा वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? वाइटल कैपेसिटी यानी कि वो अमाउंट ऑफ एयर जो हम इनहेल एक्सेल करने में यूज़ कर रहे हैं जब हम फुली ब्रीद इन करें। तो यानी कि टोटल हम इनहेल करें तो कितनी अमाउंट ऑफ एयर हम इनहेल एक्सेल में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो होती है वाइटल कैपेसिटी, ये होती है 4000 ml, यानी कि 4 लीटर्स। यानी कि अगर टोटल लंग कैपेसिटी में से देखें, टोटल लंग कैपेसिटी तो वो एयर है जो हमारे लंग्स में आती है, मैक्सिमम आ सकती है। ठीक है ना, इसमें से सारी की सारी गैसेस एक्सचेंज में इस्तेमाल नहीं होती, वाइटल कैपेसिटी इस्तेमाल हो रही है। क्योंकि एक मखसूस अमाउंट ऑफ एयर रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाता है, जो कि हमारे लंग्स में ट्रैप रहता है। क्योंकि हमारी थोरेसिक कैविटी पूरी कंप्रेस नहीं हो सकती ना बेटा, तो कुछ एयर वहाँ पे ट्रैप रहती है। ये एयर वक्तन फक्तन चेंज होते रहती है, ये कोई पॉइजनस एयर नहीं है, लेकिन ये लंग्स में ट्रैप रहती है। ठीक है, अच्छा नॉर्मली हम कितना इनहेल एक्सहेल कर रहे होते हैं बेटा? उसे हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम या रेस्टिंग टाइडल वॉल्यूम, और वो बहुत कम एयर होती है। कितनी होती है? 450 to 500 ml, यानी कि लेस देन हाफ
लीटर हम इनहेल एक्सेल नॉर्मली कर रहे हैं। जैसे भी आप एक ये वीडियो देख रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं इसकी, तो आप बैठे हुए हैं, तो आप बैठे हुए आप जो सारी इनहेल एक्सेल कर रहे हैं वो बहुत मामूली सा कर रहे हैं, ठीक है, इसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। अच्छा, इसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं रेट ऑफ ब्रीथिंग पे। तो रेट ऑफ ब्रीथिंग पे बात करने से पहले मैं ज़रा एक छोटी सी बात बताऊं, ब्रीदिंग वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी? वॉलंटरी चीज़ें वो होती हैं जिनको करने के लिए हमारा होश में होना ज़रूरी हो। मिसाल के तौर पे ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मेरा होश में होना ज़रूरी है, ज़ाहिर सी बात है, ठीक है। आप कोई चीज़ लिख रहे हैं तो आपका होश में होना ज़रूरी है। आप बातें कर रहे हैं, आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं किसी चीज़ का, ये तमाम चीज़ें जो हैं होश में होते हुए की जाती हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक स्टेट होती है कि बंदा बेहोश है, अनकॉन्शियस है, उसको एनेस्थीसिया दिया हुआ है, बेहोश हुआ हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे उसकी बॉडी के फंक्शंस हैं जो परफॉर्म हो रहे हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं? वो सांस ले रहा है, उसका दिल धड़क रहा है, उसके अंदर पेरिस्टालसिस हो रही है, ठीक है, उसका शुगर लेवल मेंटेन हो रहा है, ये तमाम काम उसके अंदर अनकॉन्शियसली भी हो रहे हैं। तो वो तमाम काम जिसको होने के लिए हमें कॉन्शियस होना ज़रूरी नहीं है, इन्हें कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस, ठीक है। अब ब्रीदिंग वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी? तो भाई ब्रीदिंग इनवॉलंटरी है, हमारे होश में ना होने के बावजूद ब्रीदिंग होते रहती है, लेकिन हम पार्टली ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम चाहें। यानी कि हम चाहें तो वक्ती तौर पे सांस अपना रोक सकते हैं, हम चाहें तो अपनी मर्जी से अपना सांस फुला सकते हैं, तेज तेज गहरा गहरा सांस ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस पे टोटल वॉलंटरी कंट्रोल नहीं है हमारा, यानी कि आप अपनी मर्जी से बगैर कोई आर्टिफिशियल एक्सटर्नल सोर्स इस्तेमाल किए हुए सांस खुद ही से रोक के मर नहीं सकते। इससे पहले कि आप करो आपका ऑक्सीजन लेवल कम होगा, आप बेहोश होकर आप दोबारा सांस लेना शुरू हो जाओगे, ठीक है। तो ब्रीदिंग जो होती है ना, वो इनवॉलंटरी होती है प्राइमरीली, लेकिन पार्शियल वॉलंटरी कंट्रोल भी होता है। तो अब इसको कौन रेगुलेट करता है और इसका क्या मैकेनिज्म है वो हमें यहाँ पे समझना है। तो बेटे इसका तरीका कुछ इस तरह से होता है कि हमारे ब्लड जो है ना उसकी पीएच नॉर्मली थोड़ी सी अल्कलाइन होती है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की पीएच थोड़ी सी अल्कलाइन होती है। अल्कलाइन का मतलब हो गया कि हायर देन अ बिट हायर देन नॉर्मल। 7 नॉर्मल होती है, न्यूट्रल पीएच होती है, तो 7.3 7.4 होती है। लेकिन जब ब्लड हमारा डीऑक्सीजनेटेड होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो, तो हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है जिसको हम प्रोटॉन्स कहते हैं, और इसकी वजह से ब्लड एसिडिक होना शुरू हो जाता है। आपको पता है एसिडिक रेडिकल एच पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। जब ब्लड की पीएच 7.3 7.4 से कम होकर एसिडिक होने लग जाती है, तो इसको हमारे ब्लड वेसल्स में मौजूद कीमो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, चेंज इन पीएच को डिटेक्ट करते हैं, वो कीमो रिसेप्टर्स कहलाते हैं। कहाँ होते हैं? एओर्टिक आर्च में और कैरोटिड आर्च में। एओर्टा जहाँ से अराइज हो रहा होता है हार्ट में, उसे एओर्टिक आर्च कहते हैं, और कैरोटिड आर्च वो एओर्टा की एक ब्रांच वो होती है जो ऊपर हेड और शोल्डर्स को सप्लाई कर रही होती है, और एक ब्रांच वो होती है जो नीचे जा रही होती है। जो नीचे जा रही होती है उसको सिस्टेमिक आर्टरी कहते हैं, जो ऊपर जा रही होती है उसको कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। तो कैरोटिड आर्टरी जहाँ से स्टार्ट होती है उसको कैरोटिड आर्च कहते हैं। इन दोनों की वॉल्स पे लगे हुए होते हैं कीमो रिसेप्टर्स, जो कि फौरन से ब्लड में एसिडिक लेवल्स आ जाने को डिटेक्ट करते हैं, और ब्रेन के एक मखसूस पार्ट जिसका नाम होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये जो मैट्रिक सिस्टम के बच्चे हैं उन्होंने फ्रॉग के ब्रेन में भी 9th क्लास में पढ़ा था। हमारे ब्रेन में भी होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, हैंड ब्रेन का एक पार्ट है। वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं कि ब्लड तो एसिडिक हो रहा है। जैसे ही मेडुला तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, मेडुला के कंट्रोल में होते हैं रेस्पिरेटरी मसल्स, जो कि कौन से थे? डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स और इंटर इंटरकोस्टल्स। जैसे ही मैसेज पहुंचता है मेडुला ऑब्लोंगेटा तक, मेडुला ऑब्लोंगेटा से इम्पल्स जनरेट होती है, और वो ब्रीदिंग मसल्स को, जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उनको इम्पल्स दे के उनकी कॉन्ट्रैक्शन करवा के इनहेल करवाती है। इस तरीके से हमारे पास जब कभी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ता है, ब्लड एसिडिक होता है, मैसेज ब्रेन तक पहुंचता है, ब्रेन से ऑर्डर आता है रेस्पिरेटरी मसल्स तक, रेस्पिरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके इनहेल करा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ब्रीथिंग कंट्रोल होती है। 1 मिनट में 23 to 24 टाइम्स हम सांस ले रहे होते हैं, ये तकरीबन हमारी हार्ट बीट का 1/3 होता है। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस की। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट ब्लड के थ्रू कैसे होता है, ये हमें बताना है कि किन किन रास्तों से हमारे बॉडी के डिजायर्ड टिश्यूज तक पहुंचते हैं, और फिर वहां से कैसे वापस ब्लड के थ्रू हमारे लंग्स तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो ब्लड के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है रेस्पिरेटरी गैसेस का, वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। पहले ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो कुछ ऐसी होती है जो प्लाज्मा के अंदर वाटर में डिजोल्व हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की डिजोल्विंग कैपेबिलिटी वाटर में थोड़ी कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, और ज़्यादातर ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। इसके ऊपर एक एमसीक्यू बनता है, आपके बुक का भी एमसीक्यू है ये, और आपके पेपर में बहुत मरतबा आया हुआ है कि हीमोग्लोबिन कैरीज 70 टाइम्स मोर ऑक्सीजन देन प्लाज्मा, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल
जो रेड ब्लड सेल में बहुत सारे होते हैं, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है और फिर उस कंपाउंड को कलेक्टिवली बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, यानी कि एक हीमोग्लोबिन जब फुली सैचुरेट होता है ऑक्सीजन से तो उसमें 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ये इक्वेशन के अंदर आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है। ठीक है, ये है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। फिर बात कर लेते हैं मायोग्लोबिन की। बेटे मायो का वर्ड MYO मायो जो है, इसका वर्ड मसल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। मायोग्लोबिन एक हीमोग्लोबिन के फैमिली का ही मॉलिक्यूल है, लेकिन ये मसल्स में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? रेड ब्लड सेल्स के अंदर, वो तो ब्लड का हिस्सा है। मायोग्लोबिन मसल्स के अंदर पाया जाता है। ये वही प्रोटीन है जिसकी वजह से मसल्स यानी कि गोश्त रेड कलर का होता है। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है कि मसल्स जो होते हैं उनके अंदर मायोग्लोबिन जो होता है, ये हीमोग्लोबिन से ज़्यादा एफिनिटी रखता है ऑक्सीजन के लिए। दैट मीन्स ये ऑक्सीजन को ज़्यादा रेडिली एब्जॉर्ब करता है और अपने पास होल्ड करे रखता है। तो जब नॉर्मली हम बैठे हुए होते हैं और हम सांस ले रहे होते हैं तो हमारी पूरी बॉडी के तमाम सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा रही होती है। तो जो मायोग्लोबिन मसल्स के अंदर होता है ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा ऑक्सीजन अपने पास ट्रैप कर लेता है। फिर अभी हमें भागना पड़ जाए, जब हम भाग रहे होते हैं तो भागते हुए होता क्या है कि ब्लड से आने वाली ऑक्सीजन कम पड़ जाती है। ठीक है, फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन का खदशा होता है। उसको डिले करने के लिए मायोग्लोबिन में जो स्टोर्ड ऑक्सीजन होती है उसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये समझ लें एक काइंड ऑफ स्टोरेज, एक काइंड ऑफ रेफ्रिजरेटर काम करता है कि जब ब्लड से आने वाली ऑक्सीजन कम हो जाए ना भाई, तो मायोग्लोबिन के ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेना। इससे क्या होता है कि हम मसल फटीग को डिले कर देते हैं। इसे हम आम जबान में स्टेमिना कहते हैं, बंदा और लंबी दौड़ भाग सकता है। ठीक है बेटा। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट की। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है ना बेटे, वो 3 तरीकों से हो सकता है ब्लड के अंदर। एक तो ये कि वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर सकता है, जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। लेकिन इसमें होता क्या है कि एक हीमोग्लोबिन एक कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड कर सकता है, इसको बोलते हैं कार्ब अमाइनोग्लोबिन। ठीक है, इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बोलते। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये नहीं होता। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाए, उसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। वो एक इरिवर्सिबल बॉन्ड से बनता है, यानी कि वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, परमानेंट बॉन्ड होता है। वो हीमोग्लोबिन फिर बेकार हो जाता है, उसके ऊपर ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर सकती। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेरीली बाइंड करती है और उसको बोलते हैं कार्ब अमाइनोग्लोबिन। ठीक है, तो सिर्फ कुछ परसेंट ऐसा है जो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकती है। बाकी जो है वो दूसरे तरीकों से होती है। वो कैसे होती है? तो दूसरा तरीका ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रेड ब्लड सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद जो वाटर है उसमें डिसॉल्व हो जाती है, उसमें डिसोसिएट हो जाती है। किस तरह से होती है? ये पूरा रिएक्शन एक एंजाइम से कैटालाइज होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इस एंजाइम का नाम है। आपको पूरा रिएक्शन यहाँ पे नजर आ रहा है। तकरीबन 60% कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। आरबीसी वाटर का मतलब होता है रेड ब्लड सेल के साइटोप्लाज्म में जो वाटर है। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की मदद से, और ये पूरा मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है एक H पॉजिटिव आयन और एक बाइकार्बोनेट आयन के अंदर। फिर ये बाइकार्बोनेट आयन रेड ब्लड सेल में मौजूद पोटेशियम आयन से बॉन्ड बना लेता है और पोटेशियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन से ही बना है और वापस बैकवर्ड हो जाएगा। ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही ट्रांसपोर्ट होती है और उसके ऊपर रीजनिंग क्वेश्चन आता है कि ऐसे क्यों होती है। उसकी वजह ये है कि रेड ब्लड सेल में एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो कि कैटालाइज करता है इस रिएक्शन को। तो ये रिएक्शन बहुत तेजी से होने लग जाता है। ठीक है, इनफैक्ट कहा यह जाता है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज द फास्टेस्ट नोन एंजाइम। आप लोग को एक टास्क दे रहा हूँ, मुझे ये बताइए कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है इसके एक्टिवेटर का नाम क्या होता है? ठीक है, मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा वैसे आपको, लेकिन तब तक अगर आप खुद भी सोचते हो तो बहुत अच्छी बात है, ये आपने पढ़ा है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एक और तरीका ट्रांसपोर्ट होने का कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में मौजूद वाटर के साथ भी डिसॉल्व हो सकती है। उस केस में कोई एंजाइम रिक्वायर्ड नहीं होता और यही बाइकार्बोनेट आयन बनते हैं डिसॉल्व होने के वजह से। और ये बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में मौजूद सोडियम आयन से बॉन्ड बना लेते हैं और ये रिवर्सिबल बॉन्ड होता है और ये बनाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे भी ट्रांसपोर्ट होती है। तो बेटे परसेंटेज की डिस्ट्रीब्यूशन याद रखिएगा कि 35% हीमोग्लोबिन से, 5% प्लाज्मा वाटर से और तकरीबन 60% जो है वो आरबीसी वाटर से ट्रांसपोर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा अब हम बात करेंगे कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में 4 डिसऑर्डर्स गिवन है हमारे कोर्स में। पहला डिसऑर्डर है एम्फाइसीमा। इसको एम्फेसीमा भी कहते हैं, मैं तो एम्फेसीमा ही कहता हूँ, लेकिन स्पेलिंग अगर आपने याद रखनी है तो एम्फाइसीमा बोलते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें एल्वुलाई रप्चर होना शुरू हो जाते हैं, एल्वुलाई डेड होना शुरू हो जाते हैं, डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि उसके अंदर एयर रहेगी और वो एयर ट्रैप हो जाएगी और फिर वो एल्वुलस गैसेस एक्सचेंज में कोई रोल प्ले नहीं करेगा। अब एयर ट्रैप रह जाएगी, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा होगा, ये चीज़ आपने पहले भी सुनी है, इसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहते थे। तो बेटे होता ये है कि रेजिडुअल वॉल्यूम तो नॉर्मल स्टेट में होता है ना बेटा। जिन लोगों को एम्फाइसीमा होता है उनका रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाता है, उनका टाइडल वॉल्यूम कम हो जाता है। इस बात के ऊपर एमसीक्यू भी बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैंने इसको यहाँ पे लिख भी दिया है। अच्छा ऐसा क्यों होता है?
तो इसके कहने की मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिसमें से एक वजह जो है वो परसिस्टेंट कफ है, यानी कि अगर किसी बंदे को हर वक्त खांसी रहे, हर वक्त मतलब ये कि थोड़ी थोड़ी देर बाद वो खांसता रहे। अक्सर स्मोकर्स में ये चीज़ देखी जाती है कि उसे स्मोकर्स कफ भी कहते हैं, क्योंकि उनको खांसी रहती है, पूरा साल खांसी रहती है उनको, मतलब कई सालों तक खांसी हो रही है, 6-7 साल से खांसी हो रही है, और वो थोड़ी थोड़ी रहती है, हर वक्त नहीं हो रही थी लेकिन थोड़ी 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 रहती है। इसकी वजह से लंग्स डैमेज हो जाते हैं, एल्वेलस डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। परसिस्टेंट कफ कहते हैं इसको। और दूसरा तरीका जो है वो है इनहेलिंग टॉक्सिक फ्यूम्स, जो कभी फैक्ट्रीज वगैरह में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे, या फिर ये जो पुलिस के पास से जो आंसू गैस निकलती है उसके फ्यूम्स बहुत टॉक्सिक होते हैं, वो एम्फेसिमा कॉज कर सकता है, ठीक है। ये डैमेज बियॉन्ड रिपेयर है, इसका इलाज नहीं हो सकता, इसको सिर्फ स्लो डाउन किया जा सकता है। उसके अलावा है हमारे पास अगली डिजीज़ एस्थमा, बहुत कॉमन है, जेनेटिक डिजीज़ है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, ये एक एक्यूट डिसऑर्डर है, यानी कि बहुत कम टाइम के अंदर अपनी पीक तक जाता है, और फिर या तो ठीक हो जाता है या फिर बंदा जन्नती हो जाता है, दोनों ही केस में एस्थमा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्रोंकाई हैं, जो रेस्पिरेटरी पैसेज है, उसके अंदर वॉल्स जो हैं उसकी, उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है। जब उसकी वॉल्स में इन्फ्लेमेशन होगी ना बेटा, तो अंदर जो एयर पैसेज है वो नैरो होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, हवा का रास्ता तंग होना शुरू हो जाएगा। इस बंदे को इनहेल करने में भी बहुत ताकत लगानी पड़ेगी और एक्सहेल करने में भी बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, मतलब आंसू निकल जाते हैं, इतना मुश्किल हो जाता है इसके लिए सांस लेना। तो जिस जिसको भी एस्थमा है उसको इसका अंदाज़ा होगा। मुझे एस्थमा है, मुझे एस्थमा जो है अच्छा ये एलर्जिक होता है, मतलब जेनेटिक है, और किसी ना किसी एलर्जी की वजह से। अब जैसे मुझे अस्थमा है, ये जेनेटिक है मेरी जीन्स में, लेकिन अभी मुझे अस्थमा नहीं हो रहा, तो क्या मैं ठीक हो गया? नहीं। मुझे जिस चीज़ से अस्थमा है, अगर वो चीज़ मेरे सामने आ जाएगी तो फिर वो हो जाएगा मुझे अस्थमा। मुझे जानवरों के बालों से है, ठीक है, मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ चीज़ों से अस्थमा होता है, किसी को पॉलन से होता है, किसी को डस्ट से होता है, ठीक है बेटा। तो होता क्या है कि इसमें जब वॉल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एक्यूट मतलब टेम्पररी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उससे रेस्पिरेटरी पैसेज, एयर पैसेज जो है वो नैरो हो जाता है। इनहेल एक्सहेल करने में व्हीजिंग साउंड्स सुनाई देते हैं, मतलब सीटी सी आवाज़, सीटी की सी आवाज़ आती है, ठीक है ना। उसके अलावा फिर हम उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए एरोसोल स्प्रे होता है, एक पफ होता है, उसको हम इनहेल करते हैं, और उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा होती है, और वो एंटी इन्फ्लेमेटरी सीधा रेस्पिरेटरी ट्रैक की वॉल्स पे जाती है और इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती है, रास्ता वापस से खुल जाता है और सांस बहाल हो जाता है, बंदा बच जाता है, ठीक है बेटा। ये एस्टमा है। अब है हमारे पास नेक्स्ट डिसऑर्डर ट्यूबरक्लोसिस, टीबी कहते हैं आम जबान में। ये वही डिसऑर्डर है जिससे कायद आज़म का इंतकाल हुआ था, मतलब सपोजिटली, कहा तो यही गया है। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये एक डीजनरेटिव डिजीज़ है जिसमें सेल्स को मार दिया जाता है, हमारे बॉडी के सेल्स को मारा जा रहा होता है। कौन मार रहा होता है? बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया कहलाता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। हवा में मौजूद ड्रॉपलेट से आता है, जैसे कि आजकल कोविड-19 जो वायरस है वो आ रहा है, ठीक है। ड्रॉपलेट्स, एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स कहते हैं इसको, खांसी नज़ले के थ्रू, यानी कि अगर कोई टीबी का पेशेंट है और वो खांस रहा है तो यकीनन वो अपने एनवायरनमेंट में इस बैक्टीरिया का स्प्रेड कर रहा है, ठीक है। इसको डायग्नोस, खांसी होती है बहुत शदीद, इसके सिम्टम्स थोड़े से पता होने चाहिए। खांसी बहुत शदीद होती है, बलगम वाली खांसी होती है, बुखार बहुत शदीद होता है, वीकनेस, वेट लॉस हो रहा होता है, ठीक है। और अगर इनका स्पूटम बलगम का टेस्ट कराया जाए उससे भी पता लग सकता है, वरना चेस्ट एक्सरे से भी पता लग सकता है कि इनके लंग्स डैमेज हो रहे होते हैं, इनके लंग्स में खून जमा हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि अंदर से डीजनरेशन चल रही है और इनके खांसी में भी खून आ रहा होता है। लेकिन इतनी जानलेवा अब नहीं है, क्योंकि अब इसका ट्रीटमेंट आ गया है, हम एंटीबायोटिक्स के थ्रू इसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन इसकी एंटीबायोटिक्स जो है ना, वो 6-6 महीने, 9-9 महीने, 10-10 महीने तक चलती हैं, बहुत लंबा कोर्स होता है एंटीबायोटिक का। और अगर बीच में एंटीबायोटिक छोड़ी, ये महसूस करते हुए कि भाई अब मैं ठीक हो रहा हूँ तो छोड़ देते हैं, तो टीबी का रिलैप्स जो है ना उसका इलाज नहीं होता, फिर जन्नती, ठीक है बेटा। तो कोर्स पूरा करना एंटीबायोटिक का बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 है हमारे पास लंग कैंसर, बहुत कॉमन हो गया है अब ये। लंग कैंसर बेटे, कैंसर के बारे में थोड़ा थोड़ा बहुत आप जानते ही हैं, जिसमें आउट एक एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। अगर ये लंग्स में होने लग जाए तो उसे हम लंग कैंसर बोलेंगे। क्यों होती है ये? तो इसकी असल वजह जो देखी गई, जो अब तक समझ में आई है साइंटिस्ट के, वो एक फैमिली हिस्ट्री है कि अगर किसी में हिस्ट्री है ये कि भाई सबको लंग कैंसर ही होता है तो इस बच्चे को भी होने का चांस है, ठीक है। और दूसरी वजह इसकी ये है कि हवा में मौजूद या किसी भी स्मोक में मौजूद टार, देखो हर स्मोक में टार मौजूद होता है, इसमें सिर्फ सिगरेट स्मोकर्स की ब्लेम करना ठीक नहीं है, वैसे वो भी बहुत गलत है, वो भी बहुत ही गलत है। लेकिन ये कि उसके अलावा जो धुआं है वो भी किसी से कम नहीं है भाई, गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्री का धुआं, कूड़ा जलने का धुआं, कहीं आग लग जाए उसका धुआं, अभी अमेजोन में इतने ज्यादा वो आग लग गई उसका धुआं, हर धुएं में टार होता है। और वो टार जो है उसके अलावा कुछ और इरिटेंट्स जो शामिल होते हैं उसके अंदर, वो सब कैंसर कॉजिंग होते हैं, कार्सिनोजेनिक कहते हैं ऐसे केमिकल्स को, ठीक है। लंग्स के अंदर ये हो रहा होता है,
और ये होते होते अगर ब्लड स्ट्रीम में आ जाए तो फिर इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। वैसे लंग्स में भी अगर होता है तो लाजमी ब्लड स्ट्रीम में आ ही जाता है। तो यूजली जो है ये एक कॉज ऑफ डेथ बन जाता है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर 13 गैस एक्सचेंज। बेटे, इसके अलावा मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले एक बात ये कही थी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस के एक्टिवेटर का नाम बताएं, तो वो मैं आपको बताया था, वो था जिंक। चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स के अंदर हमने पढ़ा था। थैंक यू सो मच।